हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 6 का सेक्शन नंबर 94 कंप्लीट करेंगे। 94 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पर बात हो रही है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूफ करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 94 मतलब कि सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस पे बेस है। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस का मतलब है कि जो एविडेंस सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है उसको कोर्ट में एडमिट किया जाएगा, उसको कोर्ट में अलाउ किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग ने पढ़ा था जो डॉक्यूमेंट है उसको प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा और कुछ सिचुएशन में ही सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा। जनरल रूल क्या है कि प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। तो वो क्या था, वो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस था कि प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल जो एविडेंस है उसी से प्रूफ किया जाएगा डॉक्यूमेंट को, तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वैसे ही अगर ओरल एविडेंस दिया जा रहा है तो वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, तो वो भी रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है। सबसे ज़्यादा अच्छा एविडेंस उसी को माना जाएगा जो डायरेक्ट होगा। वैसे यहाँ पर बात हो रही है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको प्रूफ करने के लिए ओरल एविडेंस को नहीं दिया जाएगा, एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? सेक्शन नंबर 94 बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 94 यहाँ पर बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की, ग्रांट की और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की, जिसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया गया है। तो सेक्शन 94, व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट और ऑफ any other disposition of property have been reduced to the form of document। बात ये जा रही है जहाँ पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर टर्म्स ऑफ ग्रांट या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इनको किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया जा रहा है। एंड इन ऑल द केसेस इन विच एनी matter is required by law to be reduced in the form of document, और वो सारे मैटर्स जहाँ पर लॉ के द्वारा रिड्यूस किया गया है कि इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक वो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन जिसे पार्टीज अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कर रही हैं, और दूसरा वो सारे मैटर जिसको लॉ रिक्वायर कर रहा है। लॉ ने कहा है कि इसको तो रिटर्न में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो सारे मैटर्स हो जाएंगे। नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision herein before contained। तो उन टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, ग्रांट है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में किया गया, उसको प्रूफ करने के लिए, या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसको लॉ ने कहा है, लॉ रिक्वायर करता है कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही होना चाहिए, उसको उस मैटर को प्रूफ करने के लिए वो डॉक्यूमेंट ही दिया जाएगा। या फिर अगर पार्टी सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है, अलाउड है। हमने सिचुएशंस पढ़ी थी, अगर आप सेक्शन 60 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो अगर वो सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है, तो या तो वो डॉक्यूमेंट ही दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए, या फिर सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा और इसके सिवा कुछ और नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मतलब प्राइमरी एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पर, और सेकेंडरी एविडेंस की बात हो रही है कुछ सिचुएशंस में।
तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम होता है तो वो रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। लॉ कहता है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे लॉ कह रहा है कि राइटिंग के ही फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे? या तो उसी डॉक्यूमेंट से प्रूफ करेंगे या फिर उसके सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ करेंगे। और सेकेंडरी एविडेंस भी सिर्फ तब जब आप एलिजिबल हो सेक्शन 60 ऑफ बीएसए या फिर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इस सेक्शन के 2 एक्सेप्शंस हैं और 3 एक्सप्लेनेशन हैं। 2 एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन 1 कहता है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग। जब पब्लिक ऑफिसर को जो अपॉइंटमेंट है वो राइटिंग में किया गया है, और राइटिंग में करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लॉ कह रहा है। And when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not to be proved. तो जब लॉ ने रिक्वायर किया है कि अगर जो पब्लिक ऑफिसर है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो राइटिंग के ज़रिए होगा, और कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो उस ऑफिसर की तरह काम कर रहा है, उस पोस्ट है उस पर काम कर रहा है कोई पर्टिकुलर इंसान, तो अब उसे अपनी उस पोस्ट को प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो ये पर्सन है, वो ऐसा पब्लिक ऑफिसर है, हर किसी को उसे राइटिंग नहीं दिखानी है, ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसा नहीं दिखाना है उसको। तो बस उसको इतना ही बताना है कि वो एज अ पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा ऑफिसर काम कर रहा है, और यहाँ पर राइटिंग में उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पहला अपवाद हो जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है wills admitted to probate in India may be proved by probate। तो जो कोर्ट जब प्रोबेट ग्रांट कर देती है, प्रोबेट का मतलब होता है एक सर्टिफिकेट है जो कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है, जिस कोर्ट के पास प्रोबेट जुरिस्डिक्शन होता है, और ये सर्टिफिकेट से पता चलता है कि जो विल है, आदमी की जो वसीयत है वो जेन्युइन है, और जिसको सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है, जिसको हम प्रोबेट कह रहे हैं, वो पर्सन के पास अथॉरिटी है कि जो विल में लिखा है ना उसको वैसे ही एग्जीक्यूट कर सके, जो डिसीज्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी का वैसे ही इस्तेमाल हो, वैसे ही लोगों में जाए जैसा विल में लिखा है। तो जिसको ये प्रोबेट ग्रांट किया जाएगा वो क्या कहते हैं, जिसको वो ऐसा काम करेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यही बता रहा है विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव बाय प्रोबेट। तो जिस विल पे प्रोबेट ग्रांट कर दिया गया है उसे प्रोबेट से प्रूव किया जा सकता है। तो 2 एक्सेप्शन हो जाएंगे। फिर है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू द केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू आर contained in one document and to the cases in which they are contained in more document than one। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन एक ही डॉक्यूमेंट में कर रखा है तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में कर रखा है तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही डॉक्यूमेंट में है या फिर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में है कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन, तो भी उसको उसके प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एविडेंस से ही प्रूफ किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा ओरिजिनल है वहाँ पर एक ही ओरिजिनल प्रूफ करने की ज़रूरत है, सारे ओरिजिनल नहीं, एक ही ओरिजिनल प्रूफ करने की ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है द स्टेटमेंट in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। तो यहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करी गई है उनके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं, जो बाकी सारे फैक्ट्स हैं, उन्हें ओरल एविडेंस से प्रूफ किया जा सकता है, उनका ओरल एडमिशन किया जा सकता है। जैसे ऐसे डॉक्यूमेंट जो राइटिंग में नहीं किए गए, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसे लॉ रिक्वायर नहीं करता है कि राइटिंग में होने चाहिए, उसके अलावा जो भी सारे तथ्य हैं उनको ओरल
एडमिशन से प्रूफ किया जा सकता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। थैंक यू।